रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई एक बार फिर से रेपो रेट को इंक्रीज कर सकती है। इंडिया में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक साल में 4 बार रेपो रेट को इंक्रीज किया जाएगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो अराउंड द ग्लोब जो है इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में इन्फ्लेशन इतना नहीं बढ़ा है जितना अदर कंट्रीज़ में बढ़ चुका है। तो इस बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए आरबीआई जो है वो बार बार रेपो रेट को इंक्रीज करते रहती है, डिक्रीज करते रहती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि इस चीज़ का फाइनल डिसीजन जो है वो 30 सितंबर को लिया जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाटा स्टील की जो 7 कंपनीज हैं, जो स्टील से रिलेटेड 7 कंपनीज हैं, वो टाटा स्टील के साथ मर्ज हो जाएगी। लेकिन इस अमालगमेशन की वजह से टाटा स्टील की जो 5 कंपनीज हैं उनके शेयर्स की वैल्यू 5 to 12% के आसपास गिर चुकी है। टाटा स्टील के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहना है कि टाटा स्टील के अमालगमेशन की वजह से टाटा स्टील का जो फ्यूचर का जो बिजनेस प्लान है और इसी के साथ साथ फ्यूचर की जो एक्टिविटीज हैं वो सारी काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा आपका ओपिनियन क्या कहता है कि टाटा स्टील के शेयर्स में इस चीज का इंपैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हर्षा इंजीनियर के आईपीओ के जो शेयर्स थे वो मंडे को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगे और यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि शेयर जो है वो प्रीमियम पर लिस्ट होंगे, क्योंकि करंटली कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 45% ज्यादा है। हर्षा इंजीनियर के शेयर्स के आईपीओ की जो वैल्यू है वो 330 रुपीज के आसपास है और अगर इस 330 रुपीज में 45% प्रीमियम को ऐड किया जाए तो इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू निकलती है 450 रुपए। अगर आपने हर्षा इंजीनियर के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया है और आपको अलॉटमेंट हुआ है तो यहाँ पर आपको 45% तक के रिटर्न कमाने को मिलेंगे। और अगर आपको अभी भी हर्षा इंजीनियर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो स्टॉक मार्केट में जब कंपनीज के शेयर्स लिस्ट होंगे तब आप डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हर्षा इंजीनियर के शेयर्स को बाय कर सकते हैं। नेस्ले इंडिया की कंपनी आने वाले 3 सालों में यानी 2025 तक 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है इंडिया में। बेसिकली इस इन्वेस्टमेंट का सबसे ज्यादा पोर्शन ये लोग खर्च करने वाले हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर और इसी के साथ साथ मार्केटिंग पर। आने वाले 3 सालों में 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पर अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज से 3 साल के बाद यहाँ पर आप बहुत अच्छे रिटर्न कमाएंगे। सबसे पहली बात, नेस्ले इंडिया जो है वो एफएमसीजी सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को लगातार अच्छे रिटर्न दिए हैं। और अगर मैं 5 से 6 साल की बात करूँ तो अगले 5 से 6 साल में कंपनी के शेयर्स की ग्रोथ एमआरएफ के शेयर्स की ग्रोथ जैसी हो जाएगी। तो डेफिनेटली आपको नेस्ले इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंडिया की रुपये की। तो इंडिया का रुपये जो है वो फिर से एक बार गिर चुका है और अपने ऑल टाइम लो पर क्लोज हुआ था पिछले मार्केट की क्लोजिंग पर और इंडियन रुपये की वैल्यू क्लोज हुई थी 81 रुपीज पर। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो भी कम होते जा रहा है और इसी चीज का इंपैक्ट पड़ा है इंडिया के रुपये पर भी। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिकन डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपये की वैल्यू कब बढ़ेगी और इसके साथ साथ कितनी बढ़ेगी? मुझे आपका ओपिनियन क्या कहता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाइजूस पर $230 मिलियन का डेट था जो कि ब्लैक स्टोन ने दिया हुआ था। लेकिन अगर मैं लेटेस्ट अपडेट्स की बात करूं तो बाइजूस ने इस डेट को क्लियर कर दिया है और यहां पर अपने सारे की सारी पेमेंट्स कर दी हैं। और इसी के साथ साथ बाइजूस ने रिसेंटली बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को अक्वायर किया है और इसमें इन्वेस्टमेंट्स किया है। टाटा ग्रुप की 7 मेटल रिलेटेड कंपनी जो है वो टाटा स्टील के साथ मर्ज हो जाएगी और टाटा स्टील इस एक्विजिशन के बाद इंडिया की सबसे बड़ी स्टील जायंट कंपनी बन जाएगी। इसी के साथ साथ टाटा स्टील का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। और अगर आप टाटा स्टील के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 3 से 4 सालों में आप मैसिव रिटर्न्स कमाएंगे। डिमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से मूनलाइट पॉलिसीज के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है, तो बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मूनलाइट पॉलिसी क्या है। मूनलाइट पॉलिसी का बेसिक मतलब ये निकलता है कि कोई भी एम्प्लॉय एक कंपनी के साथ साथ दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां पर एक एम्प्लॉय अपनी राइवल कंपनी के साथ भी काम करता है और इस कंपनी के साथ भी काम करता है। तो बेसिकली इसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी का जो डेटा ब्रीच होने का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इस कंपनी में क्या एक्टिविटी होती है उस कंपनी में पता चल जाएगा और इसी के साथ साथ एक ही रोल एक ही जॉब पर मल्टीपल कंपनीज में काम कर सकते हैं लोग। तो इन्हीं सारी चीजों को रिड्यूस करने के लिए और इस खतरे को कम करने के लिए मूनलाइट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर आपको मूनलाइट पॉलिसी के बारे में डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपए की वैल्यू जो है वो लगातार गिरते जा रही है और इसी की वजह से इंडिया का फॉरेन रिजर्व भी कम होते जा रहा है। अगर मैं लेटेस्ट अपडेट्स की बात करूं तो इंडिया का फॉरेन रिजर्व जो है वो $5.22 बिलियन से गिर चुका है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री का फॉरेन रिजर्व कम होता है तो इसका मतलब ये है कि उस कंट्री के इंपोर्ट का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया है और अगर इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है। फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ था तब सेंसेक्स की वैल्यू जो है वो 1000 पॉइंट से गिर चुकी थी और इसी के साथ साथ निफ्टी भी 350 पॉइंट से गिरा था। और इसी के साथ साथ मार्केट के कुछ ऐसे सेक्टर्स भी थे जहां पर शेयर्स की डिमांड बढ़ने की वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी बढ़ी थी। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली पावर सेक्टर की बात करूं तो पावर सेक्टर में डिमांड भी बढ़ी थी, लेकिन स्टॉक मार्केट के क्रैश होने की वजह से पावर के
वही स्टॉक्स में भी क्रैश हुआ था और यहाँ पर इन्होंने भी अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिए थे। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है पावर सेक्टर में तो ये बहुत ही सही टाइम है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली नवरात्रि से लेकर दिवाली के बीच में आप बहुत अच्छे रिटर्न कमाएंगे, क्योंकि आने वाले डेज में इस कंपनीज के शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी और इन कंपनीज के शेयर्स भी अच्छे रिटर्न जनरेट करके देंगे। अब मैं आपको एक ऐसे कंपनी के शेयर के बारे में बताता हूं जहां पर 58 डेज से लगातार अपर सर्किट लगते जा रहे हैं। इस कंपनी का नाम है अंबर प्रोटीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पिछले 2 महीने से इस कंपनी के शेयर्स में लगातार अपर सर्किट लगते जा रहे हैं और इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को डबल ट्रिपल कर दिया है। अब लोगों को लगता है कि यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छे रिटर्न कमाएंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को डबल भी कर लेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के शेयर्स में लगातार अपर सर्किट लगते जा रहे हैं। इससे पहले भी मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई जहां पर लगातार अपर सर्किट लगते गए, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जहां पर इनके लोअर सर्किट लगना भी चालू हो गए थे और कंपनी ने और ऐसे शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को बहुत ज्यादा लूज कर दिया था। तो आपको क्या लगता है कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूं और यहाँ पर आपको क्लियरली बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है।